नमस्कार फ्रेंड्स, ललित कला ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, ये हमारा पार्ट 3 है। पार्ट 3 किसका है? यूपी टीजीटी 2021 का। यूपी टीजीटी 2021 का पार्ट 3 है। आर्ट का, कला, चित्रकला। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो पहले वाले पार्ट है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। अब देखिए, इसमें सोलो करते हैं इसको। 51 नंबर क्वेश्चन से करते हैं। उससे पहले 2 पार्ट हम बना चुके हैं, ये तीसरा पार्ट है। तो इसमें पहला जो 51 नंबर क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। इनमें से किसने मीराबाई भित्ति चित्र बनाया? देखिए फ्रेंड्स, मीराबाई है वो भी क्या है? भित्ति चित्र है। वो किसने बनाया है? फ्रेंड्स, विनोद बिहारी मुखर्जी भी भित्ति चित्र बनाते थे, असित कुमार हल्दार भी बनाते थे, के.जी. सोनम, ये तीनों है वो भित्ति चित्र बनाते थे। लेकिन नंदलाल बोस के बारे में काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता है। तो इसमें मैं बता दूं कि ये जो चित्र है मीराबाई, ये नंदलाल बोस के द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया है? नंदलाल बोस के द्वारा बनाया गया है। अब देखिए, नंदलाल बोस ने ये जो मीराबाई चित्र है ये कहाँ पे बनाया है, किस तरीके का काम है, ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, नंदलाल बोस को वडोदरा, आपने नाम सुना होगा, बड़ौदा नाम सुना होगा आपने, बड़ौदा। वर्तमान में इसको क्या बोलते हैं? वडोदरा। क्या बोलते हैं? वडोदरा, जो कहाँ पे है? गुजरात के अंदर पड़ता है। कहाँ के अंदर है? गुजरात में है वडोदरा। बड़ौदा या वडोदरा जिसको बोलते हैं वो है गुजरात के अंदर। ठीक है, अब इसका मैं क्यों बता रहा हूँ आपको वडोदरा? क्योंकि बड़ौदा के राजा थे, कौन थे? महाराजा रणजीत सिंह गायकवाड़। कौन थे? महाराजा रणजीत सिंह गायकवाड़ थे। गायकवाड़ राजा थे। कौन से? थर्ड। गायकवाड़ राजा थे थर्ड। कौन से थे? थर्ड राजा थे। गायकवाड़ राजा थर्ड थे, तीसरे राजा थे। अब ये महाराजा जो गायकवाड़ थे, थर्ड थे, इसने क्या किया था? बड़ौदा के अंदर एक कीर्ति मंदिर बनवाया था। क्या बनवाया था? कीर्ति मंदिर बनवाया था। ये चीज़ आप नोट डाउन करते जाइए। बड़ौदा के अंदर कीर्ति मंदिर बनवाया, कीर्ति मंदिर। अब इस मंदिर में भगवान की पेंटिंग बनाने के लिए, ठीक है, कीर्ति मंदिर में पेंटिंग बनवाने के लिए जो महाराजा गायकवाड़ थर्ड थे, उन्होंने नंदलाल बोस को इनवाइट किया। किसको इनवाइट किया? नंदलाल बोस को, कि आप यहाँ पे पेंटिंग बनाओ। तब नंदलाल बोस ने क्या किया था? यहाँ पे 4 पेंटिंगें बनाई थी बड़ौदा के कीर्ति मंदिर में। ये कीर्ति मंदिर कहाँ पे है? वडोदरा में। कहाँ पे है? वडोदरा में। गुजरात के वडोदरा में है कीर्ति मंदिर। यहाँ पे 4 पेंटिंग बनाई थी, वडोदरा में कीर्ति मंदिर है। यहाँ पे नंदलाल बोस ने ये पेंटिंग, एक तो है मीराबाई, पहली क्या है? मीराबाई। ठीक है, इसके बाद में देखिए और जो पेंटिंग है वो मैं बताता हूँ कौन कौन सी है। एक है गंगा अवतरण। क्या है? गंगा अवतरण। ये है भित्ति चित्र। क्या है? ये तीनों चारों क्या है? भित्ति चित्र है। भित्ति चित्र में कौन सा है? फ्रेस्को है। क्या है? फ्रेस्को पद्धति में बनाई गई है। भित्ति चित्र है, फ्रेस्को पद्धति में बनाई गई है। एक तो है गंगा अवतरण, पहली। दूसरी क्या है? दूसरी है नातिर पूजा। क्या है? नातिर पूजा। दूसरी है नातिर पूजा। तीसरी है मीराबाई। तीसरी क्या है? मीराबाई। ठीक है, इसके बाद में चौथी पेंटिंग बनाई है कुरुक्षेत्र का युद्ध। किसका युद्ध? कुरुक्षेत्र का युद्ध। तो ये 4 पेंटिंग नंदलाल बोस के द्वारा बनाई गई। तो मीराबाई किसके द्वारा बनाई गई होगी? नंदलाल बोस के द्वारा, क्योंकि ये फ्रेस्को है, भित्ति चित्र फ्रेस्को है। तो 4 कौन कौन सी बताई मैंने? गंगा अवतरण, नातिर पूजा, मीराबाई, कुरुक्षेत्र का युद्ध। ये भित्ति चित्र है, फ्रेस्को में बनी है। तो मीराबाई किसके द्वारा बनाई गई है? नंदलाल बोस के द्वारा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सारनाथ स्तंभ में बने 4 पशुओं के नाम हैं। देखिए फ्रेंड्स, सारनाथ स्तंभ जो मौर्यकालीन स्तंभ है, जिसको नेशनल एम्ब्लेम यानी कि राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में चुना गया है। सारनाथ स्तंभ को किसके रूप में चुना गया है? नेशनल एम्ब्लेम यानी कि राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में चुना गया। इसको राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में चुना गया, राष्ट्रीय प्रतीक। ठीक है, उसके ऊपर 4 शेर है, जो चारों दिशाओं के प्रतीक है। ऊपर क्या है? 4 शेर, एक का इधर मुँह है, एक का इधर, एक का दूसरी साइड, एक का सामने मुँह है। तो ये उसके ऊपर क्या है? 4 शेर बैठे हुए हैं। फिर ये एक यहाँ पे क्या है? चौकी बनी है। इस चौकी के ऊपर यहाँ पे बीच बीच में चक्कर बने हुए हैं। इस चक्कर के बीच बीच में 4 पशु अंकित है। क्या है? 4 पशु अंकित है। अब उन पशुओं का इन्होंने पूछा है, तो इनमें क्या होगा?
वृषभ है यानी कि एक तो बैल है, एक हाथी है, एक घोड़ा है और एक शेर है। ये 4 पशु क्या है, यहाँ पे 4 पशुओं के नाम ये हैं, वृषभ, गज, घोड़ा, शेर। अब देखो ऊंट तो कहाँ पे होगा, ऊंट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अब ऊपर वाले में देखो गाय है क्या, नहीं है, गाय भी नहीं है। भालू नहीं है, भालू। अब नीचे वाले में देखो मृग यानी कि हिरण, नहीं, मृग नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। गज है, बाघ भी बोल सकते हो, शेर भी बोल सकते हो, शेर भी है, बाघ भी है, शेर भी बोल सकते हो, बाघ भी बोल सकते हो। तो मृग नहीं है, ऊंट नहीं है, भालू नहीं है, गाय नहीं है, तो ये कट जाते हैं ऑप्शन। बाकी क्या बच जाता है, सी, यानी कि वृषभ है, गज है, घोड़ा है, शेर है। वृषभ है, गज है, घोड़ा है, शेर है, तो ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद हम चलते हैं 53 पे। संगीतकारों की मुखाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें से ये चारों क्या है, मूर्तिकार है, लेकिन जो मुखाकृतियाँ बनाने के लिए जो प्रसिद्ध मूर्तिकार थे उनका नाम था सरबरी राय चौधरी। जो म्यूजिशियन थे, संगीतकार थे, उनके पोर्ट्रेचर बनाने के लिए प्रसिद्ध कौन थे, सरबरी राय चौधरी थे। कौन थे, सरबरी राय चौधरी, जिसको बोलते हैं पोर्ट्रेचर। क्या बोलते हैं, पोर्ट्रेचर। पोर्ट्रेचर बनाने के लिए, पोर्ट्रेट होता है ना, उसी प्रकार से पोर्ट्रेचर बोलते हैं, यानी कि मुखाकृतियाँ, उसको बनाने के लिए प्रसिद्ध कौन थे, सरबरी राय चौधरी। तो संगीतकारों के पोर्ट्रेचर किसने बनाए, सरबरी राय चौधरी ने बनाए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गुप्त काल को मूर्तियों में यमुना के वाहन के रूप में किस जीव को दिखाया गया है। देखो फ्रेंड्स, आपको न गुप्त काल के चक्कर में पड़ना है ना, और इसमें क्या पूछा है, सीधा देखो ना कि यमुना नदी का वाहन पूछा है। क्या पूछा है, यमुना नदी का वाहन पूछा है। तो ये आपके एग्जाम में पूछ लेते हैं, यूपीटीजीडी के एग्जाम में, तो इसके भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि कौन कौन सा किस किस का क्या क्या वाहन है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, अब यमुना जो नदी, मगरमच्छ, देखो मगरमच्छ किसका वाहन है, मगरमच्छ वाहन है गंगा का। किसका वाहन है, गंगा का। अब देखो यमुना का वाहन है कछुआ। क्या वाहन है, कछुआ वाहन है, कछुआ। कछुए को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टर्टल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टर्टल। ये देखो इसका मतलब है टर्टल। तो अब टर्टल की जगह फिश यानी मछली, टर्टल यानी कछुआ, क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ, सी हॉर्स यानी दरियाई घोड़ा, तो टर्टल होगा, यानी कि बी पे टर्टल है, तो यानी कि कछुआ। कुरुम यानी कि कुरुम है हिंदी का शब्द, कुरुम को बोलते हैं कछुआ। क्या बोलते हैं, इसी प्रकार से भी लिख सकते हो, कुरुम को क्या बोलते हैं, कछुआ। मछली को यहाँ पे अगर मत्स्य भी लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे, मत्स्य यानी मछली। मत्स्य, कुरुम, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, कृष्ण, कल्कि, ये 10 अवतार थे विष्णु भगवान के 10 अवतार थे। किसके थे, विष्णु भगवान के 10 अवतार। तो उसमें कुरुम देखने को मिलता है, जिसका मतलब होता है कछुआ। और ये वाहन किसका है, यमुना नदी का। किसका वाहन है, यमुना नदी का। और गंगा नदी का वाहन कौन सा है, मगरमच्छ। किसका है, गंगा नदी का। गंगा नदी का वाहन क्या है, मगरमच्छ है। अब देखिए, इसके अलावा मैं और आपको बताता हूँ, यहाँ पे बताता हूँ, आप ये भी नोट डाउन कर लीजिए, नोटबुक निकाल लीजिए, उसमें मैं आपको बताता हूँ। अब लिखिए, सबसे पहले लिखिए विष्णु। क्या लिखना है, विष्णु। लिखिए विष्णु, इसको ब्लैक कर लेते हैं। विष्णु लिखिए। विष्णु भगवान का है गरुड़। क्या है, गरुड़। इसके बाद में लिखिए माँ लक्ष्मी, यानी कि लक्ष्मी माता है ना, माँ लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी लिखिए। माँ लक्ष्मी का वाहन है उल्लू। क्या वाहन है, उल्लू। माँ लक्ष्मी के बाद में लिखिए सरस्वती। सरस्वती। सरस्वती का वाहन क्या है, हंस है। क्या है, हंस। सरस्वती का वाहन है हंस। सरस्वती के बाद में लिखिए शिव। लिख लिया। शिव का वाहन आप सभी को पता है, नंदी है, बैल है। नंदी, जिसका नाम था नंदी नाम था उसका। शिव का वाहन क्या है, नंदी है। उसके बाद में लिखिए पार्वती। पार्वती। पार्वती का वाहन क्या है, बाघ है। क्या है, बाघ। पार्वती का वाहन है बाघ। ये लिख लिया आपने। अब देखिए, इसके बाद में बताता हूँ। पार्वती के बाद में लिखना है गणेश जी। क्या लिखना है आपको, गणेश जी। एक सेकंड फ्रेंड्स, अब ठीक है। पार्वती का वाहन बाघ। उसके बाद में मैंने बोला गणेश जी। क्या बोला, गणेश।
तो गणेश जी का वाहन क्या है? गणेश जी का वाहन है मूषक। मूषक यानी चूहा, मूषक राज मूषक है। इसके बाद में लिखो कार्तिकेय। कार्तिकेय, ठीक है, लिख लिया कार्तिकेय। कार्तिकेय का वाहन क्या है? मोर है। कार्तिकेय का वाहन क्या है? मोर है। इसके बाद में लिखो इंद्र भगवान। इंद्र भगवान का क्या है? सफ़ेद हाथी है। क्या है? सफ़ेद हाथी। इंद्र भगवान का वाहन है सफ़ेद हाथी। ये लिख लीजिए आप अच्छे तरीके से। इंद्र का वाहन क्या है? सफ़ेद हाथी। उसके बाद में लिखिए यमराज। क्या लिखना है? यमराज। यमराज का वाहन क्या है? भैंसा। क्या है? भैंसा। यमराज भैंसे पे आते हैं। यमराज के बाद में लिखो आप गंगा। क्या लिखना है? गंगा। गंगा का वाहन क्या है? मगरमच्छ। अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, मगरमच्छ। क्या वाहन है? मगरमच्छ। ये गंगा का वाहन है मगरमच्छ। लिख लिया। अब गंगा के बाद में लिखो यमुना। क्या लिखना है आपको? यमुना लिखना है। यमुना। यमुना का वाहन क्या है? कछुआ। अभी मैंने बताया यमुना का वाहन क्या है? कछुआ। यमुना, यमुना का वाहन कछुआ। यमुना का वाहन क्या लिख दिया? कछुआ। अब यमुना के बाद में लिखो शनि। क्या लिखना है? शनि। शनि का वाहन है कौवा। क्या है? कौवा। याद रखना, शनि का वाहन क्या है? कौवा। शनि के बाद में लिखो भैरव। क्या लिखना है? भैरव। भैरव का वाहन कौन है? कुत्ता। भैरव का वाहन क्या है? कुत्ता। लिख लिया आपने? भैरव का वाहन कुत्ता। उसके बाद में लिखो माँ दुर्गा। सीधा लिख लो दुर्गा या माँ दुर्गा। दुर्गा का वाहन क्या है? शेर है। पार्वती का बाग है। दुर्गा का वाहन क्या है? शेर। दुर्गा का वाहन क्या है? शेर। दुर्गा के बाद में लिखो कल्की। क्या लिखना है? कल्की। कल्की का वाहन क्या है? घोड़ा है। ये विष्णु का अवतार था ना कल्की, उसका वाहन क्या था? घोड़ा। कल्की का वाहन क्या है? घोड़ा है। ये लिख लिया। उसके बाद में चलते हैं अगले पे। कल्की के बाद में लिखो गुरु ब्रह्मा। क्या लिखना है? गुरु ब्रह्मा। गुरु ब्रह्मा का वाहन क्या है? घोड़ा। सॉरी, गुरु ब्रह्मा का वाहन है हंस। क्या है? हंस। गुरु ब्रह्मा का वाहन हंस। और सरस्वती का वाहन भी क्या है? हंस। हंस दो का है, गुरु ब्रह्मा का भी है और हंस का भी है। इसके बाद में लिखो शीतला माता। क्या लिखना है? शीतला माता। शीतला माता का वाहन क्या है? गधा। शीतला माता का वाहन क्या है? गधा। उसके बाद में लिखो कुबेर। क्या लिखना है? कुबेर। कुबेर का वाहन क्या है? नर, यानी कि जो आदमी होता है ना, मानव, नर, मनुष्य, वो कुबेर का वाहन है। और नेवला, ये दो होते हैं इसके वाहन, नर भी होता है और नेवला भी होता है, नर या नेवला। ठीक है, तो ये इतने सारे हैं जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आ भी सकते हैं, तो नोट डाउन कर लिया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो इसमें मगरमच्छ किसका हो गया? गंगा का। और कुर्म यानी कछुआ किसका हो गया? यमुना का। किसका हो गया? यमुना का। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस कलाकार ने भारत माता चित्र बनाया? देखिए, भारत माता चित्र बनाने वाले दो कलाकार थे। एक का नाम था M.F. हुसैन। क्या नाम था? M.F. हुसैन था। और दूसरा कलाकार था जिसका नाम था अवनींद्रनाथ ठाकुर या अवनींद्रनाथ टैगोर। दूसरे का नाम था अवनींद्रनाथ ठाकुर या अवनींद्रनाथ टैगोर, याद रखना। इसके बाद में अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में वो, ये चीज़ नोट कर लेना, भारत माता M.F. हुसैन ने भी बनाई है, जो सबसे ज़्यादा विवादित पेंटिंग रही थी, और भारत माता अवनींद्रनाथ टैगोर ने भी बनाई है। अगला क्वेश्चन है, भारत में लघु चित्रों के जनक के रूप में किसे माना जाता है? लघु चित्रों के जनक के रूप में इनमें से किसे माना जाता है? इसमें क्या आएगा? पाल शैली। किसको माना जाता है? पाल शैली। क्योंकि लघु शैली जो स्टार्ट हुई थी वो कहाँ से स्टार्ट हुई थी? पाल शैली से। पाल से स्टार्ट हुई थी। कहाँ से हुई थी? पाल शैली से स्टार्ट हुई थी लघु चित्रों की शैली, यानी कि लघु चित्र स्टार्ट कहाँ से हुए थे? पाल शैली से। तो जनक किसे माना जाएगा? जनक यानी जिसने जन्म दिया, पाल शैली ने। किसने? पाल शैली ने। इसके बाद में देखिए, जोगीमारा की गुफाएं कहाँ पे है? तो फ्रेंड्स, जोगीमारा की गुफाएं कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। याद रखना, जोगीमारा की गुफाएं छत्तीसगढ़ में हैं।
फ्रेंड्स जोगीमारा में छत्तीसगढ़ में है, आपको ये भी बताता हूँ। और इसके अलावा देखिए जोगीमारा गुफा जो है सरगुजा रियासत में पड़ती है, अमरनाथ नामक पहाड़ी है उसके ऊपर, अमरनाथ पे, और नर्मदा नदी के उद्गम पर है। कहाँ पे है? नर्मदा नदी के उद्गम पर, नर्मदा नदी के उद्गम पर है, जहाँ से नर्मदा नदी निकलती है वहाँ पर है ये जोगीमारा की गुफा, छत्तीसगढ़ में, नर्मदा नदी के उद्गम पर। अमरनाथ नामक क्या है? स्थान है। अमरनाथ नामक क्या है? स्थान है। और रामगढ़ की पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ियों का नाम क्या है? रामगढ़ है। रामगढ़ की पहाड़ियाँ, रामगढ़ की पहाड़ियाँ हैं। कौन सी पहाड़ियाँ हैं? रामगढ़ की पहाड़ियाँ हैं। तो रामगढ़ की पहाड़ियाँ हैं, अमरनाथ नामक स्थान है छत्तीसगढ़ में, वो सरगुजा रियासत है, वहाँ पे नर्मदा नदी है, उसका उद्गम स्थान है, वहाँ पर ये जोगीमारा की गुफाएं हैं। जोगीमारा में कुल 2 गुफाएं हैं। कितनी हैं? कुल 2 गुफाएं। एक का नाम है सीता बोंगरा या सीता लांगड़ा, एक का नाम है सीता बोंगरा, सीता बोंगरा या सीता लांगड़ा, बोंगरा या लांगड़ा। और दूसरी गुफा है जिसका नाम क्या है? जोगीमारा। दूसरी गुफा का क्या नाम है? जोगीमारा। ये 2 ही गुफाएं यहाँ पे। कितनी गुफाएं हैं? 2 गुफाएं हैं, सीता लांगड़ा या सीता बोंगरा, और दूसरी है जोगीमारा। ये गुफा जो है वो मौर्य कालीन मानी जाती है, यानी कि अजंता से भी पुरानी गुफा है। ये अजंता से भी पुरानी गुफा, सबसे प्राचीन गुफा बोले तो जोगीमारा है। इन बाघ, अजंता, सीतनवासल, इन सबसे पुरानी गुफा पूछे तो कौन सी होगी? जोगीमारा, क्योंकि ये मौर्य कालीन है। ठीक है फ्रेंड्स। और ये जोगीमारा जो गुफा है, इनकी खोज करी थी 1904 में डॉक्टर ब्लॉक ने। किसने की थी? 1904 में। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए, आपको नहीं पता है तो। डॉक्टर ब्लॉक ने की थी 1904 में। इसकी खोज किसने की थी? डॉक्टर ब्लॉक ने। 1904 में डॉक्टर ब्लॉक ने जोगीमारा गुफा की खोज की थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस शहर में प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर है? ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो मीनाक्षी मंदिर है ये मदुरई के अंदर है। कहाँ पे है? मदुरई में। मीनाक्षी मंदिर मदुरई है, मदुरई एक जगह है, वहाँ पे है मीनाक्षी मंदिर। ठीक है। मीनाक्षी मंदिर है वो द्रविड़ शैली में बना है। फ्रेंड्स भारत में मंदिरों की 3 शैली है वैसे मुख्य रूप से। एक तो है नागर शैली, दूसरी है वेशर शैली, तीसरी है द्रविड़ शैली। तीसरी कौन सी है? द्रविड़ शैली। अब देखिए, नागर शैली है उत्तर भारत में, वेसर शैली है मध्य भारत में, और द्रविड़ शैली है दक्षिण भारत में। उत्तर भारत की शैली कौन सी है? नागर शैली। और मध्य भारत की शैली कौन सी है? वेसिर। और दक्षिण भारत की शैली कौन सी है? द्रविड़ शैली है। कौन सी है? द्रविड़ शैली। नागर शैली में ऊंचे चबूतरे पे मंदिर बनता है। वेसर शैली में ये नागर प्लस दोनों का मिक्सर है। नागर प्लस में द्रविड़ अगर मिक्स हो जाए दोनों तो वो वेसर शैली बनती है। वो क्या बन जाती है? वो बन जाती है वेसर शैली। क्या बन जाती है? वेसर शैली बन जाती है, जिसमें नागर प्लस में द्रविड़ मिक्स हो जाए। नागर में मैंने क्या बोला? ऊंचा चबूतरा बनाया, चबूतरे के ऊपर क्या बना दिया? मंदिर बना दिया। तो ये क्या है? नागर शैली है। यहाँ पे सीढ़ियाँ बन गई ये वाली, ये नागर शैली है। अब नागर के बाद में पहले करते हैं द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली में क्या होता है? मंदिर सीधा ज़मीन पे बनता है, सीधा धरातल पे, कोई चबूतरा नहीं बनता, सीधा मंदिर बना दिया। फिर क्या है? चारों तरफ बहुत बड़ी बड़ी ऐसे करके दीवार निकाल दी। अब ये मुख्य मंदिर हो गया बीच में। यहाँ पे क्या है? एंट्रेंस गेट बना देंगे। ठीक है, एंट्रेंस गेट बना देंगे। फिर यहाँ पे भी एक मंदिर, यहाँ पे भी एक मंदिर, ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे मंदिर बना देंगे यहाँ पे इसके अंदर। और एक जलाशय भी बनाएंगे। एक ये क्या है? ये इसके अंदर एक जलाशय बना दिया, ये वाला जलाशय समझते हो? तालाब छोटा सा, ये एक जलाशय, जैसे स्विमिंग पूल होता है ना, उस तरीके का एक जलाशय बना देते हैं इसके अंदर। तो ये शैली किसकी है? ये शैली है द्रविड़ शैली। अब देखो वेसर शैली का मैं बताता हूँ क्या सीन है। वेसर शैली का ये सीन है कि इन दोनों को मिक्सर कर दें, यानी कि ऊंचे चबूतरे के ऊपर मंदिर बना दिया, ये तो बना दिया, लेकिन इसके साइड में क्या बना दिया? एक जलाशय, या आगे या पीछे जहाँ भी इसके पास में एक जलाशय बना दिया। तो ये क्या होगी? वेसर शैली। क्योंकि जलाशय किस में बनता है? द्रविड़ शैली में। ऊंचे चबूतरे पे मंदिर किस में बनता है? नागर शैली में। तो द्रविड़ प्लस में नागर दोनों का मिक्सर हो गया, तो कौन सी शैली बन गई? वेसर शैली। इसकी पहचान ऐसे की जाती है फ्रेंड्स, याद रखना। उत्तर भारत में जितने मंदिर है वो क्या है? नागर शैली में। और दक्षिण भारत में जितने मंदिर है द्रविड़ शैली में। मध्य भारत में जो मंदिर है वो किस शैली में है? वेसर शैली में है, बीच की जो शैली आती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अकबरनामा अकबर का अधिकृत जीवन परिचय है जो खालिस्तान द्वारा चित्रित है। अकबरनामा, ये देखिए अकबरनामा जो है वो अबुल हसन द्वारा चित्रित है। किसके द्वारा चित्रित है? अबुल हसन के द्वारा चित्रित। सॉरी फ्रेंड्स, अबुल हसन नहीं होगा, अबुल हसन नहीं होगा, बशावन के द्वारा चित्रित है। किसके द्वारा चित्रित है? बशावन के द्वारा। बिशनदास, विचित्र, अबुल हसन ये जहांगीर के काल में आ जाते हैं वैसे तो। और बशावन और दसवंत ये दो प्रमुख कलाकार है। एक का नाम है दसवंत, ये अकबर के दरबार के कलाकार है। अकबरनामा अकबर के दरबार में चित्रित हुई थी। इसका मतलब बशावन ने काम किया। किसने काम किया? बशावन व दसवंत ने, इन दोनों ने काम किया। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया है? बशावन, तो क्या होगा? बशावन। याद रखना ये चीज़ें। इसके बाद में अगले पे चलते हैं। जॉन कांस्टेबल संबंधित है, ये वेस्टर्न आर्ट आ गई। तो जॉन कांस्टेबल जो है ये रोमांसवाद से संबंधित है। किससे संबंधित है? रोमांसवाद से, रोमांसवाद से। जॉन कांस्टेबल ने बादलों की कृति बहुत शानदार बनाई है। बादलों की चित्राकृति की है अपने चित्रों में, बादलों की, शाम की प्रदर्शन है ना, शाम का जो दृश्य होता है वैसे करके। तो बादलों के चित्र अधिकांशतः किसने बनाए हैं? जॉन कांस्टेबल ने। चारे की गाड़ी, जॉन कांस्टेबल ने एक चित्र बनाया है, वो बहुत फेमस है। तो रोमांसवाद से संबंधित है। तो रोमांसवाद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रोमांटिक। क्या बोलते हैं? रोमांटिसिज्म। क्या बोलते हैं? रोमांटिसिज्म। रोमांसवाद को बोलते हैं रोमांटिसिज्म। तो इसका मतलब इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग, यानी कि इंग्लिश है, वेस्टर्न का इंग्लिश कलाकार है जॉन कांस्टेबल। तो रोमांसवाद यानी कि रोमांटिक, तो ये डी इसका सही हो जाएगा। याद रखना जॉन कांस्टेबल बादलों के चित्र बनाने के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखिए, द पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग के लेखक हैं। द पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग ये बुक है, इसके लेखक पूछा है, इसके लेखक कौन है? तो द पहाड़ी मिनिएचर के लेखक कौन है? कार्ल खंडालवाला। कौन है? कार्ल खंडालवाला है। कौन है? कार्ल खंडालवाला। द पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग एक बुक है जिसका नाम क्या है? जिसका लेखक कौन है? कार्ल खंडालवाला। ये बुक्स हैं जिनके जो राइटर हैं, ये आप इंडियन जो भी बुक्स वगैरह लिखी गई है आप ये सारी पढ़ लेना अच्छे से, क्योंकि यूपी टीजीटी आर्ट में आपकी ये सारी चीज़ें पूछ रहे हैं एग्जाम में, तो पूछ सकते हैं, आपको याद होना चाहिए ये सारी चीज़ें। अब देखिए, अजंता गुफाओं की अनुकृतियाँ तैयार की थी। फ्रेंड्स, अजंता गुफाओं की अनुकृतियाँ तैयार करने वाले इसमें से थे असित कुमार हलदार। कौन थे? असित कुमार हलदार थे। असित कुमार हलदार इसलिए थे क्योंकि इनको अनुकृतियाँ तैयार करने के लिए वहाँ पे बुलाया गया था अजंता में, लेडी हरिंगम के द्वारा। किसके द्वारा? लेडी हरिंगम के द्वारा। और वहाँ पे असित कुमार हलदार के अलावा और भी कलाकार थे, जिसमें जैसे शामिल हैं नंदलाल बोस है, समरेंद्र नाथ गुप्त है। असित कुमार हलदार के अलावा बता रहा हूँ मैं, नंदलाल बोस, असित कुमार हलदार, उसके अलावा समरेंद्र नाथ गुप्त है, वेंकटप्पा है, लार्चर ल्यूक है, और मोहम्मद फजलुद्दीन है, और सैयद अहमद, मोहम्मद फजलुद्दीन, नंदलाल बोस, असित कुमार हलदार, समरेंद्र नाथ गुप्त और लार्चर तथा ल्यूक, ये कलाकार थे, भारतीय कलाकार थे। इनके द्वारा इनकी जो अनुकृतियाँ वो तैयार की गई थी 1909 से 1911 के बीच में। ये याद रखना, 1909 से 1911 के बीच में ये अनुकृतियाँ तैयार की गई थी। लेडी हरिंगम के सानिध्य में या पर्यवेक्षण में ये अनुकृतियाँ तैयार की गई थी। ये 1915 के अंदर ये पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई थी लंदन से। कहाँ से? लंदन से 1915 में पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई थी। 1915 में लंदन से प्रकाशित हुई थी पुस्तक के रूप में, याद रखना। इसके बाद में अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सांची स्तूप पर किस लिपि से संदेश खुदा हुआ है? सांची स्तूप, देखो फ्रेंड्स, मौर्य काल में एक लिपि चलती थी। आप इतना याद रखना कि मौर्य काल में एक लिपि चलती थी जिसका नाम था ब्राह्मी लिपि। क्या नाम था? ब्राह्मी लिपि था। मौर्य काल में ये ब्राह्मी लिपि चलती थी। कौन सी लिपि चलती थी? ब्राह्मी लिपि। इसका मतलब सांची स्तूप है वो मौर्यकालीन है। क्या है? मौर्यकालीन है। तो इसमें जो लिपि कौन सी होगी जिस पे संदेश खुदा हुआ है वो ब्राह्मी लिपि होगी। कौन सी लिपि होगी? ब्राह्मी लिपि। याद रखना, मौर्यकालीन लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी लिपि। तो सांची स्तूप मौर्यकालीन है, इसका मतलब ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए, दिल्ली में एक त्रिवेणी कला संगम बना हुआ है। क्या बना हुआ है? त्रिवेणी कला संगम बना हुआ है। उसकी स्थापना किसने की थी ये पूछा गया। तो फ्रेंड्स वो थे के.एस. कुलकर्णी। दिल्ली में जो त्रिवेणी कला संगम बना हुआ है उसकी स्थापना करवाने वाले कौन थे? के.एस. कुलकर्णी। कौन थे? के.एस. कुलकर्णी थे।
दिल्ली में त्रिवेणी कला संगम की स्थापना करवाने वाले थे के.एस. कुलकर्णी, याद रखना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से अजंता के किस गुफा में मरती राजकुमारी चित्रित है? देखो फ्रेंड्स, ये एग्ज़ाम में ना एक बात होती है कि जो लैंग्वेज होती है ना वो थोड़ी सी घुमा फिरा के देते हैं। जैसे बुक्स में हमें देखने को मिलता है मरणासन राजकुमारी, क्या देखने को मिलता है? मरणासन। तो आप कन्फ्यूज़न मत हो जाइएगा, जैसे E.V. हवेल का अर्नेस्ट बेनफील्ड हवेल पूरा नाम लिख दिया तो आप कन्फ्यूज़न में चले गए, है ना। तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है। मरणासन राजकुमारी, मरती हुई राजकुमारी एक ही बात है, राजकुमारी। तो ये किस में है? गुफा संख्या 16 में है। किस में है? गुफा संख्या 16 में है। मरणासन राजकुमारी, नहीं फ्रेंड्स ये मैंने गलत बता दिया, 16 में नहीं है। मरणासन राजकुमारी गुफा संख्या 10 में, गुफा संख्या सही है फ्रेंड्स, गुफा संख्या 16 में है। किस में है? गुफा संख्या 16 में है। मरणासन राजकुमारी गुफा संख्या 16 में है, जिसको मरती राजकुमारी भी आप बोल सकते हो। गुफा संख्या 16। कई बार फ्रेंड्स जल्दबाजी के चक्कर में मैं भी कन्फ्यूजन में हो जाता हूँ, तो आपको बाकी मैं आंसर सही बताने की कोशिश करूँगा, गलत नहीं बताऊँगा। गलत होगा तो मैं बोलूँगा कि हाँ ठीक है, मैं क्षमा चाहूँगा, भी मैंने गलत बता दिया तो उसको मैं सही करूँगा। तो गलत नहीं बताऊँगा, आपको गलत ज्ञान नहीं दूंगा, जो सही, जो मुझे जितना आता है वो बताऊँगा। तो कई बार होता है कि कन्फ्यूजन में चले जाते हैं, कोई ज़रूरी नहीं होता है, तो आप वीडियो पे ध्यान दीजिए। तो मरणासन राजकुमारी किस में है? गुफा संख्या 16 में है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्नानमग्न युवतियों के चित्रकार कौन हैं? स्नानमग्न युवतियों के चित्रकार कौन है? तो कौन है? पॉल सेजान है। कौन है? पॉल सेजान। स्नानमग्न युवतियों के चित्रकार है पॉल सेजान। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना, स्नानमग्न युवतियाँ पॉल सेजान वेस्टर्न के कलाकार हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलिए। देवी प्रसाद राय चौधरी, डीपी राय प्रसाद चौधरी भारतीय मूर्तिकार, चित्रकार एवं खालिस्तान के संस्थापक सदस्य भी रहे थे। देवी प्रसाद राय चौधरी जो है संस्थापक सदस्य भी रहे थे। ये एक भारतीय मूर्तिकार है, चित्रकार है, तो इनके बारे में पूछा है। देखिए, ये रहे थे ललित कला अकादमी के संस्थापक सदस्य। किसके रहे थे? ललित कला अकादमी के संस्थापक सदस्य रहे थे। और ललित कला अकादमी कहाँ पे बनी थी? नई दिल्ली में है। कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। अब देखो, इसके बारे में मैं बताता हूँ कि ललित कला अकादमी की स्थापना 5 अगस्त, कब? 5 अगस्त 1954 को, 5 अगस्त 1954 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसके उद्घाटनकर्ता कौन थे? ललित कला अकादमी के उद्घाटनकर्ता, ये एग्जाम में पूछ सकते हैं। ललित कला के उद्घाटनकर्ता थे, शिक्षा मंत्री थे उस टाइम पे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये उद्घाटनकर्ता थे। क्या थे? उद्घाटनकर्ता। ये उद्घाटनकर्ता थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, याद रखना, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। ठीक है, अब देखिए, इसके संस्थापक सदस्य बनाए गए थे उसी टाइम पे। संस्थापक सदस्य किसको बनाया गया था? देवी प्रसाद राय चौधरी को। 1954 में, जब 5 अगस्त 1954 को नई दिल्ली के अंदर मौलाना अबुल कलाम इसके उद्घाटन करता थे, देवी प्रसाद राय चौधरी को संस्थापक सदस्य इनका बनाया गया था ललित कला अकादमी का। ठीक है, बात होगी क्लियर। उसके बाद में चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। छितेंद्र नाथ मजूमदार तकनीक में सिद्धहस्त थे। छितेंद्र नाथ मजूमदार कौन सी तकनीक में सिद्धहस्त थे? तो वॉश टेक्निक में, जल रंग की वॉश तकनीक होती है उसके अंदर प्रसिद्ध थे छितेंद्र नाथ मजूमदार, याद रखना। इसके बाद सॉरी फ्रेंड्स, इसके बारे में थोड़ा सा और बताऊं आपको। इसके बारे में थोड़ा सा और ये बताऊं कि देवी प्रसाद राय चौधरी स्टार्टिंग में ये हो गए संस्थापक सदस्य। इससे पहले ये क्या थे? इससे पहले ये मद्रास में थे 1929 में। ये सन याद रखो तो रखो, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। इतना याद रखना कि देवी प्रसाद राय चौधरी जो मद्रास सबसे पहले कला स्कूल ऑफ आर्ट कॉलेज खुला था, वहाँ पे ये टीचर बने थे, वहाँ पे ये कला के अध्यापक बने थे। मद्रास कॉलेज ऑफ आर्ट या मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट जो भी खुला था, वहाँ पे ये टीचर बने थे, आर्ट एंड क्राफ्ट के टीचर बने थे। ये इतना याद रखना, देवी प्रसाद राय चौधरी वहाँ के प्रिंसिपल बने थे। क्या थे? प्रिंसिपल टीचर थे। ठीक है, 1899 में इनका जन्म हुआ है। कब हुआ है? 1899 में इनका जन्म हुआ है देवी प्रसाद राय चौधरी का।
अगले क्वेश्चन पे मैंने बताया छितेंद्रनाथ मजूमदार वॉश टेक्निक है। अगले क्वेश्चन पे चलती है के एस कुलकर्णी। कुलकर्णी का हमने पहले एक क्वेश्चन आया हुआ है, क्या था वो, त्रिवेणी कला संगम की स्थापना दिल्ली में किसने की थी, किसके द्वारा की गई थी, के एस कुलकर्णी के द्वारा। तो के एस कुलकर्णी की दिल्ली में स्थापना इसकी की गई थी त्रिवेणी कला संगम की। इनका जन्म बेलगाम कर्नाटक में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, बेलगाम कर्नाटक के अंदर हुआ था, बेलगाम कर्नाटक के अंदर हुआ था। और इन्होंने ये पूछा है, इन्होंने शिक्षा कहाँ से ग्रहण की थी या कहाँ से संबंध रखते हैं, तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो वाराणसी जो है बनारस, वहाँ से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी, तो वहाँ से संबंध रखते हैं ये, ठीक है, वहाँ से संबंध रखते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नृत्यांगना की लंबाई कितनी है। देखो फ्रेंड्स, नर्तकी, इससे पहले वाला जो वीडियो है, इससे पहले वाला जो पार्ट है, उसमें हमने नर्तकी के बारे में देखा था। तो नर्तकी कांसे से बनी हुई है और मोहनजोदड़ो से प्राप्त है, नर्तकी बोलते हैं या नृत्यांगना भी आप उसको बोल सकते हो। तो उसकी ऊंचाई भी मैंने बताई थी, तो कितनी थी आपको याद है, तो अगर नहीं याद तो वीडियो पहले वो देख लीजिए, वो भी शानदार वीडियो बनाया है, तो उसमें मैंने लंबाई वगैरह सब कुछ बताया हुआ है। और कहाँ पे संग्रहित है, नेशनल म्यूजियम नई दिल्ली में संग्रहित है। तो उसकी ऊंचाई कितनी थी, 10.5 सेंटीमीटर। कितनी थी, 10.5 सेंटीमीटर उसकी लंबाई थी फ्रेंड्स, ये मैंने उसमें मेंशन किया हुआ है, आप वीडियो देख सकते हो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, मधुबनी चित्रों में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया जाता है। मधुबनी, ये लोक कला है मधुबनी। तो मधुबनी के अंदर प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाएगा। मधुबनी बिहार, किसका, प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाएगा, प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया गया है, याद रखना। अगले क्वेश्चन देखिए, एलोरा की गुफाएं किसने बनवाई थी। ये देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन आ गया, ये हम पहले वाले में किया था हमने कि एलोरा में कुल कितनी गुफाएं थी, एलोरा में कुल कितनी गुफाएं थी, 34 गुफाएं थी। 3 धर्म से संबंधित, कौन कौन से, बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म से, तीनों धर्म से संबंधित गुफाएं थी। कुल 34 गुफाएं थी, 12 बौद्ध धर्म से संबंधित, 17 ब्राह्मण और 5 जैन। अब वो जो मैंने उसमें बताया था कि राष्ट्रकूट कालीन है, कौन से कालीन है, राष्ट्रकूट कालीन है। तो एलोरा और एक और भी थी एलिफेंटा, ये मैंने लिखवाया भी है फ्रेंड्स अगर आपको याद है तो। एलोरा, एलिफेंटा और एक कौन सी थी, कन्हेरी। ये चीज़ें आप याद रखा करो। एक और कौन सी थी, कन्हेरी। आप हर एक वीडियो को पूरा अच्छे से देखो, पहले पार्ट से लेकर के, सबसे पहले पहला वाला पार्ट देखो, फिर दूसरा देखना, फिर तीसरा देखना, फिर चौथा, फिर उसके बाद में इस अगला पार्ट। तो आप क्रम से देखोगे ना तो सारी चीज़ें आपको दिमाग में आ जाएगी कि जो मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि ये मैंने लिखवाया हुआ है, एलिफेंटा, कन्हेरी, ये गुफा है, राष्ट्रकूट कालीन है, फिर चालुक्य कालीन भी मैंने लिखवाया था, पल्लव कालीन स्थल लिखवाए थे, ये तीनों लिखवाए थे, राष्ट्रकूट, पल्लव, चालुक्य तो लिखवाए थे। तो वो चीज़ें अभी दोबारा भी रिपीट कर रहा हूँ मैं, लेकिन आप वो वीडियो ज़रूर देखो, उसमें मैंने बताया हुआ है, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम में पूछा गया था, तो ये भी पूछ लिया। पल्लव कालीन भी पूछा था, महाबलीपुरम का, वो भी बताया मैंने उसमें। तो राष्ट्रकूट कालीन अभी मैं बता रहा हूँ। तो राष्ट्रकूट कालीन क्या है, एलिफेंटा, एलोरा, एलिफेंटा और कनेरी, ये 3 गुफाएं हैं जो राष्ट्रकूट कालीन है, जो क्या है, राष्ट्रकूट कालीन है, याद रखना। अब देखो इसमें पल्लव कालीन, पल्लव लिखा हुआ है, पल्लव कालीन क्या है, पल्लव कालीन है महाबलीपुरम, क्या है, महाबलीपुरम। पल्लव कालीन क्या है, महाबलीपुरम क्षेत्र है। फिर चालुक्य है, चालुक्य कालीन क्या है, बादामी, बादामी की राजधानी थी ये चालुक्य, चालुक्यों की राजधानी थी बादामी, बादामी। तो बादामी, ऐहोल, ऐहोल, ऐहोल और पट्टाडकल, पट्टाडकल। अगर ये आपको नहीं समझ में आ रहा तो पहले वाला, इससे पहले वाले वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने ये सारे मेंशन कर रखे हैं, अच्छे से बताया है, पहले वाले पार्ट में ज़रूर देखिए आप, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूछते हैं, आगे भी पूछेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अपभ्रंश शैली के चित्र इनमें से किन पोथियों में प्राप्त होते हैं। अपभ्रंश शैली के चित्र, तो फ्रेंड्स इसमें अगर बात करें तो गीत गोविंद, किसकी बात आती है, गीत गोविंद की। अपभ्रंश शैली के चित्र जो है वो गीत गोविंद में मिलते हैं। अपभ्रंश शैली के चित्र किसमें मिलते हैं, गीत गोविंद में, ठीक है, याद रखना। अपभ्रंश शैली के चित्र किसमें मिलते हैं, गीत गोविंद में, किसमें मिलते हैं, गीत गोविंद में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ए ब्रश विद लाइफ किसकी आत्मकथा है। ये आत्मकथा लिखी गई है, किसकी है ये आत्मकथा, ए ब्रश विद लाइफ किसकी आत्मकथा है। तो ये आत्मकथा है सतीश गुजराल की। सतीश गुजराल एक मूर्तिकार थे, भित्ति चित्रकार भी थे और वास्तुकार भी थे। फ्रेंड्स ये वास्तुकार भी थे, ये एक ऐसा कलाकार है जो वास्तुकार भी था, सतीश गुजराल, याद रखना।
तो ए ब्रश विद लाइफ किसके ऊपर बनी आत्मकथा है? सतीश गुजराल के ऊपर। ए ब्रश विद लाइफ, याद रखना, रट लीजिए, ए ब्रश विद लाइफ, सतीश गुजराल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सत्यजीत रे की फिल्म द इनर आई किससे संबंधित है? सत्यजीत रे की फिल्म है द इनर आई। क्या है? इनर आई। ये फिल्म किसके ऊपर बनी है? द इनर आई। इनर मतलब अंदर की आंख। ये फिल्म बनी हुई है विनोद बिहारी मुखर्जी पे। किस पे बनी हुई है? विनोद बिहारी मुखर्जी के ऊपर। क्योंकि ये जो है लास्ट की उम्र में अंधे हो गए थे, इनको दिखाई देना कम हो गया था, बहुत ही कम हो गया था। फिर भी इन्होंने बहुत सारी भित्ति चित्र बनाए थे, इन्होंने बहुत सारे भित्ति चित्र बनाए थे, याद रखना। तभी क्या है, इस पे इनर आई, इनसे प्रेरित होकर के सत्यजीत रे ने द इनर आई नाम की फिल्म बनाई थी। द इनर आई फिल्म किस पे बनी है? विनोद बिहारी मुखर्जी पे बनी है, याद रखना। द इनर आई विनोद बिहारी मुखर्जी पे फिल्म बनी है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना और कमेंट भी ज़रूर करना फ्रेंड्स, आप सब लोग। और वीडियो को अच्छे से देखो, अगला वाला पार्ट भी जल्द आ रहा है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।